हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा जंक्शन। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर बायोलॉजी मेंटोर। क्योंकि अब नहीं तो कब, ये लॉकडाउन का गोल्डन टाइम चल रहा है और आई होप कि आप सभी लोग उसका अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, हमारे चैनल की जितनी भी न्यूज़ अपडेशन आपको मिल रही है उसके थ्रू आपको वो सब भी पता चलता जा रहा होगा कि सीबीएसई कैसे आपके प्रेशर को कम करने के लिए अलग अलग चीज़ें, अलग अलग चेंजेस कर रही है। लेकिन उससे आपका प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसी के चलते हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लास्ट वीडियो से ही, जहाँ पर हमने छोड़ा था। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीएनए का जो स्ट्रक्चर है और डीएनए का जो बेसिक है एलिमेंट्री यूनिट, इस न्यूक्लियोटाइड के बारे में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। इस न्यूक्लियोटाइड को हम बार बार ही रिपीटेडली तरीके से कैसे इस न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है वो ध्यान रखेंगे, वो देखेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था कि इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को, इनफैक्ट इसकी इमेज को आपको अपने दिमाग में एज इट इज ही ट्रेस कर लेना है, तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा डीएनए कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो आज हम वही सब कुछ बेसिक डायग्राम्स के थ्रू, मतलब जो ब्लॉक फिगर्स होती है ना, उसके थ्रू देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाउ डीएनए गेट्स फॉर्म्ड। हम सबको पता है कि डीएनए अब कैसे बनेगा। डीएनए की जो एलिमेंट्री यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, जो अभी अभी मैंने आपको बताई, ऑब्वियसली डीएनए उसी से बनेगा। ठीक है, कोई और नई चीज नहीं आएगी इसके बनने में। यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था? ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो जब डीएनए की ये एलिमेंट्री यूनिट है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारा जो पूरा डीएनए का जो स्ट्रैंड हम बोलते हैं वो इसी न्यूक्लियोटाइड यूनिट से बनने वाला है। अब कैसे वो कनेक्ट होगा? देखो, एक के बाद एक न्यूक्लियोटाइड कैसे कनेक्ट होंगी? कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक, और कोवलेंट बॉन्ड्स भी आपस में ऐसे कनेक्ट करेंगे कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमारे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की इस शुगर मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। ठीक, देखो जैसे ये सब कुछ हमारा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ऐसे ही ये पूरी सीक्वेंस जो है वो चलती जाएगी। कैसे? एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से दूसरी न्यूक्लियोटाइड का जो ये शुगर मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड से हमारी पूरी डीएनए का स्ट्रक्चर, हमारा पूरा इनफैक्ट डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो बनता जाएगा। समझ में आया? अभी हमने किसकी बात की यहाँ पर? कोवलेंट बॉन्ड्स की। ठीक है, तो द न्यूक्लियोटाइड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड जॉइंस विद अनदर न्यूक्लियोटाइड थ्रू द फॉस्फेट एंड द शुगर रेसिड्यू। क्लियर? अब इसका ओरिएंटेशन कैसे रहने वाला है? देखो, डीएनए का जो आपने कभी भी डीएनए का जो स्ट्रैंड बनाया होगा उसको हमेशा ऐसे ही बनाया होगा, है ना। That means it is a double helical structure। दो बनाए हैं मतलब ये डबल में है, डबल स्ट्रैंडेड बोलते हैं ना हम डीएनए को, तो ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये तो अभी हमने जो बनाया वो है सिंगल। ठीक है, अब ये डबल कैसे होगा? सेम चीज जैसे ये यहाँ चल रही है ऐसे ही सेम चीज इधर भी चलेगी, तभी तो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनेगा। इसी सेम चीज को हम इधर भी बनाएंगे। ठीक, अगेन ये है हमारे बेसिस, जो कि क्या थे? हमारे प्यूरीन और पिरिमिडीन। ये सब कुछ हम अपनी लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ओरिएंटेशन कैसा हुआ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का? ऐसा ओरिएंटेशन बनाता है ये कि जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो डीएनए के कहाँ पर रहे? अंदर की साइड। द बेसिस ओरिएंट टुवर्ड्स द इनसाइड, वेयर एज दिस शुगर मॉलिक्यूल एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द स्ट्रैंड। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक, क्या? ये जो बेसिस होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक।
मतलब इनका क्राइटेरिया होता है कि ये पानी से दूर भागेंगे, इसीलिए ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जो हमारा सेल है, जो हमारा न्यूक्लियस है, उसका जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसमें क्या है मेजर क्वांटिटी में, वाटर। तो अगर ये बेसिस बाहर की साइड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये फॉस्फेट ग्रुप और ये शुगर मॉलिक्यूल हमारा कैसा है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इसीलिए ये बाहर की तरफ लाई करता है और ये जो बेसिस है हमारे वो अंदर की तरफ लाई करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका ओरिएंटेशन। अब ये दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो ऑपोजिट रहते हैं, बेसिस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट में लाई करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मतलब अब ये जो दो बेसिस हैं ये आपस में भी तो कनेक्ट रहने चाहिए। हमने न्यूक्लियोटाइड्स को कनेक्ट करके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, इसी को हम बोलते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है ना, ये जो पूरा चला हमारा, ठीक है, इसको हमने बोला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है, ऐसे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जब आपस में कनेक्ट रहेंगे तब बनेगा ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। उसके लिए इन दोनों को आपस में कनेक्ट होना पड़ेगा। इन दोनों के कनेक्ट होने का मतलब है इसके यहाँ पर जो बेसिस हैं ऑब्वियसली वही कनेक्ट करेंगे। ये शुगर मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करते क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, या फिर ये लाइक मॉलिक्यूल्स है तो इतनी जल्दी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं दिखाते। ठीक है, तो क्या बॉन्ड बनाएंगे, हमारे जो बेस हैं वो हमारा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब जो शुगर जो न्यूक्लियोटाइड के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कैसे बॉन्ड बनाया है, उन्होंने बनाया है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी हमने देखा, जबकि ये जो बेसिस है वो कैसे बॉन्ड्स बनाएंगे, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, इनके बीच में बनेंगे हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब मैंने आपको ये क्यों बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू ही आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, क्योंकि ये रूल है, आपको इसे एज अ रूल याद रखना है कि हमारा जो प्यूरीन होगा वो हमेशा पिरिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के एक कॉन्सेप्ट से समझाया था कि जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस मतलब ऑपोजिट बेसिस, प्यूरीन और पिरिमिडीन दो अलग अलग बेस की कैटेगरी हैं, है ना। तो ये दोनों आपस में मिलकर ही बॉन्ड बनाएंगी। जैसे अगर अब मैं यहाँ पर ये बेस हटाकर स्पेसिफिकली उन बेसिस के नाम लिखना शुरू करूं, ठीक है, हमारे प्यूरीन कौन से थे, ठीक, ये कुछ रूल नहीं है कि इधर सिर्फ प्यूरीन होंगी या इधर सिर्फ पिरिमिडीन होंगे, वो दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो बेस फॉर्म करेंगे वो प्यूरीन पिरिमिडीन के साथ या पिरिमिडीन प्यूरीन के साथ वाइस वर्सा फॉर्म करेंगे। अब जैसे ए किसके साथ बनाएगा, ऑब्वियस ही बात है टी के साथ, सी जी के साथ, इधर टी तो ए के साथ ही बनाएगा। ठीक है, ये होता है इसकी पेयरिंग का रूल। अब दोबारा से एक और रूल, जो वाटसन और क्रिक मॉडल है, ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बहुत सारे रूल्स के हिसाब से ही बना हुआ है और उसे हमें ऐसे ही बनाना पड़ता है। ये रूल्स कभी भी चेंज नहीं होते। अगर ये रूल्स चेंज होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग डिसीजेस होंगी, वो आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे कि कैसे इस डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंजेस से हमें अलग अलग जो जेनेटिक डिसीजेस होती हैं वो होती हैं। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना। अब देखो, मैंने आपको बोला कि ये जो प्यूरीन और पिरिमिडीन आपस में है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब इसका भी एक रूल है कि ये दोनों आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पर हमने टी और ए के बीच में बॉन्ड बनाया तो मतलब ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे। द टी एंड ए आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, whereas this G and C are joined with the help of 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है,
बस यही एक रूल है इन बॉन्ड्स की आपस की पेयरिंग का, इसीलिए हमने इसको बोला कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्योंकि ये ए टी के साथ कॉम्प्लीमेंट होगा, सी जो है वो जी के साथ कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर वाइस वर्सा। इसी बेस पेयरिंग को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक, तो ये इस तरह से पूरा डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स हैं वो आपस में इस तरह से ज्वाइन होके अलग अलग बॉन्ड्स के थ्रू, कौन से, एक तो हमने कोवलेंट बॉन्ड की बात करी और दूसरे हमने यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात की। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड्स की हेल्प से डीएनए ने हमारे 2 स्ट्रैंड्स बनाए। ये दोनों स्ट्रैंड एक और ओरिएंटेशन, इसका ओरिएंटेशन तो एक तो हमने ये पढ़ा कि जो शुगर मॉलिक्यूल है और फॉस्फेट है वो बाहर की तरफ क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, और बेस जो है हमारा वो हाइड्रोफोबिक है, तो ये अंदर की तरफ। इसी को हम और क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वे में अरेंज रहते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ओरिएंटेशन है ये हमारी। ठीक है, जो स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन है वो एंटी पैरेलल है, क्योंकि वही बात, पैरेलल लगेंगे तो जब ज़्यादा बेसेस एक जगह हो जाते हैं तो वो भी क्या करने लगते हैं, रिपेल करने लगते हैं। ये सब आपकी केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पर भी सेम अप्लाई हो रही है, कुछ नई बात नहीं है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि कैसे बेस पेयरिंग हो रही है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से तो कौन सा पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड होने वाला है और वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ेगा उससे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से ये हो गया हमारा बेसिस की कैसे डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। अगर हम इसी को जो स्ट्रैंड वाला अभी मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था जो हम यूजुअली डीएनए को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, अगर मैं उसी स्ट्रैंड के थ्रू आपको इसको बताने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बाहर का। ये जो शुगर की है और ये जो फॉस्फेट है ये क्या बनाता है, हमारी डीएनए स्ट्रैंड की बैकबोन बनाता है। शुगर एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो इसमें ठीक है, ये जो है वो क्या है हमारे, ये जो ग्रीन कलर के आपको डॉट्स दिख रहे हैं ये है हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स, जो हमारे डीऑक्सीराइबोस शुगर है जो डीएनए में प्रेजेंट होती है, ये है हमारे शुगर के मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसके अलावा अगर ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको बैकबोन की तरह दिख रहा है ये है हमारे फॉस्फेट की बॉन्डिंग इस शुगर के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे बेसिस की। तो ये बेसिस कुछ इस तरीके से अरेंज रहेंगे। इस बेसिस में मैंने आपको बताया प्यूरिन और पिरिमिडिन का कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि किस तरह प्यूरिन होगा किस तरह पिरिमिडिन होगा या फिर इनकी परसेंटेज, वो सब जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाएंगे तो स्पीशीज के हिसाब से उसका रूल होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो फर्स्ट बेस है हमारा या एक हेलिकल स्ट्रक्चर में इतने जीज होंगे या इतने सीज होंगे, वो परसेंटेज बेसिस पे होता है और वो स्पीशीज के लेवल से अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। यहाँ पर सिर्फ हम उसकी पेयरिंग के बारे में देखने वाले हैं। अब बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या क्या होने वाला है, आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए। ठीक है, सी हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ, ए टी के साथ, ऐसे ही सी जी के साथ, जी सी के साथ, टी ए के साथ, ए टी के साथ, इस तरह से सारी पेयरिंग चलती जाएगी। ठीक है, अब बारी आती है इनके बीच में बॉन्ड्स बनाने की, तो वो भी हमें पता चल गया है। सी और जी आपस में 3 बॉन्ड्स बनाएंगे, ए और टी 2। इस तरह से आपको ये सारे बॉन्ड्स भी बना देने हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। किस किस से मिलके बना ये हो गए शुगर मॉलिक्यूल्स, ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, और ये हो गए हमारे बेसेस जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बना के हमारा एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब इसी डीएनए के स्ट्रैंड के छोटे से पोर्शन में कहीं प्रेजेंट होता है हमारा जीन। मान लो इस पोर्शन को हमने ले लिया, इस डीएनए के स्ट्रैंड, इस डीएनए के पर्टिकुलर पोर्शन में हमारा क्या प्रेजेंट है, जीन। ये जीन क्या कंट्रोल करता है, हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स को। ये कैरेक्टर्स इसीलिए, क्योंकि ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेरिडिटरी यूनिट, क्योंकि यही जीन्स आगे आगे पास होके जनरेशन टू जनरेशन पास करके क्या कंट्रोल करेंगे, हमारी हेरिडिटरी को। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमारा जो डीएनए है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये तो इतना आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद चीजें अब और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, न्यूक्लियोटाइड की यूनिट क्या होती है, किन किन अलग अलग चीजों से वो मिलकर बनी होती है। ये न्यूक्लियोटाइड किसका बेसिस फॉर्म कर दिए, हमारे डीएनए का। मतलब जैसे हमारे रूम्स के लिए, हमारे एक वॉल के लिए ब्रिक्स जो है वो एलिमेंट्री यूनिट फॉर्म कर दी, लेकिन वो ब्रिक्स भी तो अपने आप में अलग अलग मिनरल से, सीमेंट से, या जिस भी चीज से बनी हुई है वो उसका एक अलग मटीरियल हो गया। ठीक है, तो जो ब्रिक्स बनाने का मटीरियल हुआ वो हुए ये शुगर मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और हमारे बेसिस, उससे बना हमारा न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड ने मिलकर क्या बनाया, हमारा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। लेकिन हमारा न्यूक्लियस कितना छोटा सा होता है ना, माइक्रॉन्स में होता है, उसको हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो डीएनए है उसकी लेंथ जो होती है वो मीटर्स लॉन्ग होती है। तो ये डीएनए अब हमारे इतने छोटे से सेल के अंदर, उसके अंदर भी हमारा न्यूक्लियस और भी छोटा। ठीक है, तो उस न्यूक्लियस के अंदर ये इतना कॉम्पैक्ट डीएनए का मॉलिक्यूल कैसे पैक होगा, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ये वाला जो मॉडल है और इसकी ये जो बॉन्डिंग है वो अभी तक अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगी तो ये डीएनए कैसे आगे जाके पैक होने वाला है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, I hope that I have made you everything very well clear in your mind. The picture that you should remember is like this only, both these pictures, right? Still, if you have any doubts, you can ask me in the comment section. I am there to explain you each and everything again in detail there, right? So till then, stay safe, stay healthy and stay connected at our channel Shikshak Junction. Bye bye.